देखो पाठ है हमारा छठा, ठीक है, चैप्टर 6। नाम है क्या हमारे पाठ का? नागरिकता। आपके पास में है नागरिकता? मेरे पास में भी नागरिकता है, हम सभी नागरिक है देश के, नागरिकता है हमारे पास में। और अंग्रेजी में नागरिकता को क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। अब बातें क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा? सिटीजनशिप कहते हैं, ठीक है, कि नागरिकता का अर्थ अंग्रेजी में क्या होता है? सिटीजनशिप। अब इसमें समझने वाले क्या क्या है? पहले तो परिभाषा समझने वाले हैं। दो तीन परिभाषा आएंगी, जैसे अधिकारों की परिभाषा थी, दो तीन बताई थी, वैसे इसकी कुछ दो तीन परिभाषा आएंगी, उसको समझेंगे और पृष्ठभूमि समझेंगे कि आखिर ये विचार आया कहां से कि एक राज्य होना चाहिए या एक राष्ट्र होना चाहिए, उसमें कुछ लोग होने चाहिए, या फिर उसके अंदर लोग जो रह रहे हैं वो उसके नागरिक होंगे नहीं होंगे, नागरिक है तो उसके पास में क्या ऐसा है जो वो नागरिक कहलाएगा, क्या ऐसा नहीं है जो नागरिक नहीं कहलाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं विश्व के अंदर अभी जिनके पास में कोई नागरिकता नहीं किसी देश की, उन्हें शरणार्थी कहते हैं, वो भटक भी रहे हैं। तो क्या उनका भटकना न्याय संगत है? या फिर कई बार आंतरिक प्रवास होते हैं लोगों के, उसमें भी नागरिकता के ऊपर कई सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो हम सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पहला बिंदु हमारा हमेशा की तरह होता है आपके क्या? परिचय। और परिचय में हम समझने वाले हैं आपके कि नागरिकता आखिर होती क्या है। नागरिकता हमने ये भी देखा था, राज्य राष्ट्र और देश की परिभाषा मैंने लिखवा दी थी, आपको याद है? तो उसमें मैंने राज्य की परिभाषा के टाइम आपको लिखवाया भी था कि चार चीजें चाहिए होती है, उनमें से एक क्या होती है? आपके नागरिक होते हैं। तो नागरिक का मतलब है कि अब राज्य उनको कुछ सेवाएं प्रदान करेगा। नागरिक होने का मतलब यही है कि उनको कुछ सेवाएं देने वाला है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे नागरिकता होती क्या है पहले पॉइंट, और फिर समझेंगे हम आपके इसकी पृष्ठभूमि कि आखिर ये वाला विचार आया कहां से। नागरिकता को सरल भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूं तो इसका मतलब ये है किसी भी राजनीतिक समुदाय की, हो सकता है कोई सामाजिक समुदाय भी हो, लेकिन हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो हम राजनीतिक समुदाय की बात कर रहे हैं। राजनीतिक समुदाय की संपूर्ण और किसी भी राजनीतिक समुदाय की संपूर्ण और समान सदस्यता अगर आपके पास में है तो आप उस समुदाय के नागरिक हो गए। संपूर्ण सदस्यता का मतलब है कि उसके राज्य सारे लाभ आपको देगा, लाभ भी देगा, अधिकार भी देगा, सुरक्षा भी करेगा, सारी चीजें राज्य आपको प्रदान करने वाला है। समान सदस्यता का मतलब है कि आपको भी दी जा रही है और बाकी सबको भी समान तरीके से दी जा रही है। तो किसी राजनीतिक समुदाय का संपूर्ण और समान सदस्यता होना वही नागरिकता कहलाता है। और भी परिभाषा है, बहुत सामान्य परिभाषा में समझाऊं तो अधिकार होने का जो अधिकार होता है, बात समझ आ रही है? अधिकार होंगे हमारे पास में, इस चीज का जो अधिकार होगा वो ही नागरिकता है। कि हम नागरिक, इसका मतलब हमारे पास सीधी सी बात है क्या होंगे? अधिकार होंगे। अधिकार होने का अधिकार है वो नागरिकता है। राष्ट्र द्वारा दी गई हमें राजनीतिक पहचान नागरिकता है। फिर हमारे पिछले अधिकार वाले पार्ट से अगर हम इसकी परिभाषा ले तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास में राजनीतिक अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो, और बदले में राज्य उससे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी रखता हो, ये जो आपस में संबंध है इसको हम क्या कहते हैं? आपके नागरिकता कहते हैं। तो सामान्य सी परिभाषाएं हैं इसकी, वो समझेंगे। फिर पृष्ठभूमि पे आएंगे कि नागरिकता कहाँ से शुरू होती है, तो कहते हैं कि प्राचीन यूनान से शुरू हुई थी। जब हमने एक शब्द पढ़ा था पॉलिस, आपको याद आ रहा है? नगर कहते थे पॉलिस को उस समय, तो पॉलिस कहते थे नगर को उस समय। तो उस नगर के अंदर रहने वाले जो लोग थे वहां से नागरिकता का मामला शुरू हुआ। लेकिन उस समय की नागरिकता की परिभाषा और अभी की परिभाषाओं में बहुत फर्क है। उस समय की परिभाषा ये मानती थी कि नागरिक वही है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय होकर भागीदारी ले रहा है। जो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, उसे नागरिक बनने का भी कोई हक नहीं है, ऐसा मानते थे। लेकिन वर्तमान में आप देख लो, कोई निष्क्रिय भी है तो भी वो नागरिक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कुछ ही लोग होते थे जिनको नागरिकता मिल पाती थी। धीरे धीरे फिर ये चीजें बदली और आगे आके आधुनिक बात करें तो आधुनिक काल में जब फ्रांस की क्रांति हुई ना, वहां से धीरे धीरे नागरिकता का अवधारणा सामने आई कि एक राष्ट्र होना चाहिए, उसके नागरिक होने चाहिए, राष्ट्र की जो सरकार है वो नागरिक को कुछ अधिकार देना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, नागरिक अपना जीवन स्तर अच्छा कर सके। क्योंकि कारण है इसके पीछे, जब तक राज्य नहीं है या फिर कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो आपको कोई सुरक्षा नहीं दे रहा, तब तक आप भी अपना जीवन बेहतर नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ सुविधाएं, कुछ लाभ, कुछ सुरक्षाएं चाहिए आपको भी। तो यहाँ से कहीं से फ्रांस की क्रांति के बाद में और भी बहुत सारी चीजें हुई। एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद का मामला हुआ, उसमें भी हमने अपने अधिकारों की मांग की। फिर अब देखोगे तो कई देशों में, दक्षिण अफ्रीका का हमने पढ़ा था, श्वेत अश्वेत वाला मामला था, उसमें भी अधिकारों की मांग की कि भाई हम नागरिक है, समान सदस्यता चाहिए हमें। फिर मार्टिन लूथर वाली एक बात मैंने आपको बताई होगी, मार्टिन लूथर किंग 1950 के बाद अमेरिका में आपके नागरिक अधिकारों को लेके, पृथक्करण की नीति को लेके, काले गोरे के भेद को लेके उसने लड़ाई की थी। तो वो सारे के सारे क्यों कर रहे थे? कि सबको समान नागरिकता चाहिए थी, उसको लेके था। तो धीरे धीरे ऐसे नागरिकता की अवधारणा आगे बढ़ती गई।
इस तरीके से मामला चला। तो यहाँ जब नागरिकता को जब हम समझ लेंगे कि संपूर्ण सदस्यता नागरिकता होती है, समान सदस्यता नागरिकता होती है, देश और व्यक्ति के बीच का जो संबंध होता है अधिकारों और कर्तव्यों का, उसे नागरिकता कहते हैं। इन सब चीज़ों का सब पे समान रूप में लागू होनी चाहिए। ये सब चीज़ें समझने के बाद में हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बात आएगी कि ये सब है नागरिकता, हमने मान लिया सबको समान रूप से दे रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, लेकिन विश्व के अंदर ऐसे खूब वर्ग हैं, राज्य के अंदर भी है, क्षेत्रों में भी है, विश्व में भी है, जिनको वाक़ई में क्या समान नागरिकताएँ मिली है या फिर नागरिकता ही नहीं मिली है, या अगर नागरिक है तो भी समान नहीं है वो। कौन-कौन ऐसे वर्ग हैं, तो उसको हम समझने वाले हैं हमारे अगले बिंदु के अंदर। सेकंड पॉइंट है हमारा। क्या है इस सेकंड पॉइंट के अंदर? तो देखो, समान, जैसा कि मैंने परिभाषा बताई, समान, समान इसको संपूर्ण, संपूर्ण और समान अधिकार, यही नागरिकता की एक परिभाषा है कि सभी लोगों को संपूर्ण अधिकार देना और समान अधिकार देना। जितने लोग आपके राज्य के अंदर बैठे हुए हैं, उसी को आप क्या कहोगे? नागरिकता कहेंगे। लेकिन इस संपूर्ण और समान अधिकार में बहुत सारी चुनौतियां हैं। कि चुनौतियां क्या चुनौतियां हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे तो एक एक करके समझें। सबसे पहले तो समझेंगे इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन सी चुनौतियां। देखिए, राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर ऐसे खूब लोग हैं, ऐसे खूब समुदाय हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें वाकई में पूर्ण रूप से नागरिकता के फायदे नहीं मिले हैं या हमें नागरिकता ही नहीं मिली है। कोई भी राष्ट्र हमें अपनाने को तैयार नहीं है। अगर किसी राष्ट्र ने हमें अपनाया भी है तो उतने पूरे अधिकार नहीं दिए हमें जितने के हम हकदार हैं। इतने अधिकार हमें मिले नहीं है। ऐसे लोग मानते हैं कि हमें अवांछनीय मान लिया गया है, कि हमें जैसे कोई पसंद नहीं करने वाला, और नागरिकों को, उन लोगों को अधिकारों से वंचित भी किया गया है। ऐसे कौन-कौन से लोग हैं ऐसा जो मानते हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे पृष्ठभूमि में, और शुरुआत करेंगे हम इससे बी पॉइंट से, और इसमें हमारी बात आ जाएगी आपके कि ऐसे कौन से लोग हैं। तो वो लोग आपके कौन हैं? ये पॉइंट हो गया ए। एक शब्द आप लोगों ने शायद सुना होगा, शरणार्थी। सुना है कभी? शरणार्थी। शरणार्थी जो है ना, सबसे पहली समस्या विश्व में इन्हीं की है, नागरिकता को लेके। पहले तो हम परिभाषाएं वगैरह सब अच्छे से समझ लेंगे कि होती क्या है। अब देखेंगे कि इसमें कौन-कौन लोग हैं जिनको वाकई में समान अधिकार नहीं मिले हुए। सबसे पहली बात आती है शरणार्थी की। शरणार्थी के अंदर सबसे पहले तो हम समझेंगे कि शरणार्थी होता कौन है। इसकी क्या परिभाषा? शरणार्थी की परिभाषा क्या होती है? एक सामान्य स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, इन्हें रेफ्यूजी कहते हैं अंग्रेजी में, व्यक्तियों का समूह अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पलायन कर जाता है, उसे हम शरणार्थी कहते हैं। लेकिन पलायन करने के पीछे कारण होते हैं। शरणार्थी तब भी पलायन करेगा जब कारण बहुत जटिल कारण होंगे। कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे बड़े कारण ये होते हैं कि या तो युद्ध हो रहा हो कोई, या उत्पीड़न हो रहा हो। इन कारणों से अगर कोई पलायन करके जा रहा है तो वो शरणार्थी है फिर। मगर इन कारणों से अगर कोई नहीं जा रहा तो फिर वो शरणार्थी नहीं होगा, वो प्रवासी होगा। अभी बताता हूँ, उसमें भी समस्या है। तो ऐसे कारणों से जब व्यक्ति पलायन करके जाता है तो वो दूसरे देश में कहीं शरण लेता है, और अब वो शरणार्थी कहलाता है। अब दूसरे देश में जाने के बाद में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो देश नागरिकता नहीं देगा, वो देश सीधे तौर पे उनको अपने देश के अंदर आने नहीं देगा। जैसे तैसे घुस भी गए तो समान काम नहीं देगा, आर्थिक अधिकार समान नहीं देगा, शिक्षा के अधिकार समान नहीं देगा। बहुत चुनौतियां हैं उनके। तो कारण क्या-क्या हो सकते हैं? कारण, और तीसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि शरणार्थी आखिरकार क्या समस्याएं झेल रहे हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, नागरिकता नहीं मिल रही शरणार्थियों को। शरणार्थी जैसे रोहिंग्या हो गए, हमारे भारत में खूब भटक रहे हैं रोहिंग्या। बांग्लादेश से आए हुए ऐसे खूब सारे शरणार्थी हैं जो अभी भी भारत के अंदर भटक ही रहे हैं, जिनको अभी तक कोई नागरिकता नहीं मिली। भारत दे नहीं रहा नागरिकता। कई सारे कारण हैं, सरकार के भी अपने कारण हैं। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका से कई लोग भाग के अमेरिका चले जाते हैं, गलत तरीकों से जाते हैं। शाहरुख खान की मूवी आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? उस तरीके से भी पहुंचने का प्रयास करते हैं ताकि वहां जाके उनको अधिकार मिले, अपना जीवन बेहतर कर सके, लेकिन सबको नहीं मिल पाता। कुछ बीच में मर जाते हैं, जटिल रास्ते अपना लेते हैं ये सारे लोग। फिर वहां पहुंचने के बाद जब आपको अधिकार, शिक्षा का अधिकार नहीं है, कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो आप क्या करोगे वहां जाकर? आप संपत्ति अर्जित कर नहीं सकते हो, तो फिर आपके जीवन की बुनियादी चीजें आपको नहीं मिल पा रही है, तो फिर जीवन कैसे जियोगे वहां पर? ये सबसे बड़ी समस्या वहां पर आ जाती है। ऐसी खूब समस्याएं यहाँ पर इनको देखने को मिलती है शरणार्थियों को। इन समस्याओं का क्या कोई समाधान हो सकता है? सीधे तौर पे तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन छोटा-मोटा समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया हुआ है। एक उच्चायुक्त बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए शरणार्थियों की जाँच की जाती है। कोशिश की जाती है उन्हें किसी देश में छोटे-मोटे अधिकार कुछ ऐसे दे दे ताकि वो अपना जीवन यापन करना शुरू कर दें, और बाद में वो देश उनको नागरिकता भी प्रदान कर दे। ऐसा है, लेकिन धीरे-धीरे इनमें भी कई सारी चुनौतियाँ। तो सबसे पहले शरणार्थी आ जाते हैं जिनको समान नागरिकता के अधिकार नहीं मिलते हैं,
जिनको संपूर्ण नागरिकता के अधिकार नहीं मिलते हैं। लाख शरणार्थी है तो उसमें से कोई 500 या 1000 होंगे जिनको शायद धीरे-धीरे नागरिकता मिल गई होगी, बाकी नहीं मिलती है किसी को भी। और जब तक नागरिकता नहीं है, क्योंकि विश्व पूरा का पूरा आपके राष्ट्रों में बँटा हुआ है, तो राष्ट्र में आप किसी के सदस्य हो ही नहीं तो फिर आपका जीवन तो दुश्वार है, कोई काम नहीं कर सकते आप, आपकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि हमने विश्व को इस तरीके से बाँट दिया है पूरा। एक ही उदाहरण है कि भई आप जैसे अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको शिक्षा मिल रही करी, किसी न किसी स्कूल के सदस्य हो आप, किसी न किसी स्कूल के मेंबर हो, तो स्कूल की तरफ से सारे लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्कूल जाओगे ही नहीं, तो फिर आप सोच सकते हो कि जीवन कैसा हो सकता है। वहाँ आपको अधिकार ही नहीं है स्कूल में जाने का, तो वो शिक्षा तो प्राप्त करने की दूर की बात है, काम तो बहुत दूर की बात है, मूलभूत शिक्षा भी नहीं मिलेगी आपको। ये शरणार्थियों के साथ में होता है। शरणार्थियों के बाद में एक और ग्रुप आ जाता है जिसे हम कहते हैं आपके सी पॉइंट प्रवासी। ये कौन होते हैं? शरणार्थी और प्रवासी ये होते हैं रेफ्यूजी, ये होते हैं माइग्रेंट। अंग्रेजी में इनको माइग्रेंट कहते हैं। प्रवासी कौन होता है? समझना। सबसे पहले बात करेंगे प्रवासी की परिभाषा की। परिभाषा लगभग दोनों की सेम ही है। कोई व्यक्ति या समूह अपने देश, क्षेत्र या राज्य को छोड़कर या पलायन करके दूसरे देश, राज्य और क्षेत्र में चला जाता है, उसे हम कहते हैं प्रवासी। हमारे यहाँ बाड़मेर के, राजस्थान के, मारवाड़ के खूब लोग जो दक्षिण भारत में रहते हैं। दक्षिण भारत में, कहीं उत्तर भारत में या फिर उत्तर पूर्व के अंदर वहां जाते हैं, काम करते हैं, कार्य करते हैं, अपने अपने व्यापार करते हैं, नौकरियां करते हैं, जो भी करते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति को जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण दूसरा होगा, ध्यान रखना। यहाँ जाने के पीछे कारण दूसरा होगा। लगभग कारण क्या होगा? तो एक तो आर्थिक हित हो सकते हैं कि भाई मुझे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है तो मैं जाऊंगा, काम करूंगा। शिक्षा का भी हो सकता है मामला कि व्यक्ति अच्छी शिक्षा पाने के लिए जाए। जैसे आप लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा, लेकिन मुझे और कुछ नया पढ़ना है और कोई बड़ी डिग्री हासिल करनी है, तो मैं यहाँ से दूसरी जगह जाऊंगा, वहीं होगा। जैसे दिल्ली चला गया या मुंबई चला गया या भारत छोड़ के भी बाहर जा सकता हूँ। क्यों? अपने जीवन की बेहतर तलाश में। मैं युद्ध उत्पीड़न से नहीं जा रहा हूँ, मेरे यहाँ पे अवसर कम है, उनको छोड़ के मैं दूसरे अवसरों की तलाश में जा रहा हूँ, तो वो प्रवासी होगा व्यक्ति। प्रवासी के भी कई प्रकार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रवासी बनता है, अब प्रवासी देखो, सारे प्रवासियों को भी नागरिकता नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना। इनकी भी खूब समस्याएं हैं। पहले तो हम देखेंगे कि प्रवासी के प्रकार क्या होते हैं। दो प्रकार के प्रवासी होते हैं। एक वो प्रवासी जिनको हम कहते हैं कैसे प्रवासी? आंतरिक प्रवासी। आंतरिक प्रवासी कौन? जो राज्य के भीतर ही भटक रहा है। राजस्थान का व्यक्ति दक्षिण भारत में जा रहा है, दक्षिण भारत का व्यक्ति राजस्थान के अंदर आ रहा है अपने रोजगार के लिए, बेहतर अवसरों के लिए, शिक्षा के लिए या कोई और कारण से, तो ये आंतरिक प्रवास है। बिहार से बहुत सारे मजदूर बिहार और यूपी से इकट्ठा होकर मुंबई, तमिलनाडु या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में खूब जाते हैं, क्योंकि वहां पे काम खूब है। दिल्ली खूब आते हैं, वो रहते हैं दिल्ली, वो सारे प्रवासी है, सारे के सारे वो प्रवासी है। अब उन प्रवासियों के साथ में देखो, हर जगह पे एक जैसा बर्ताव नहीं होता है। जैसे मुंबई के अंदर खूब ऐसे नारे लगते थे, अभी भी लगते हैं, कि बिहारियों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता वहां पर, क्योंकि वो पूरे पूरे भर के आते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। उनका कहना है कि गंदगी फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं और कोई काम के नहीं है, शहर के संसाधनों के ऊपर बोझ बने हुए सारे के सारे, इनको हटाओ, यहाँ से साफ कराओ। लेकिन उन दिनचर्या में ऐसे खूब काम करते हैं जो उन लोगों की जरूरत भी है। जैसे कोई फेरी वाला है, कोई किसी के घर पे झाड़ू पोछे का काम करता है, कहीं पे खाना बनाने का काम करते हैं, वॉचमैन का काम करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। उस पूरी अर्थव्यवस्था में उनके भी छोटे-मोटे योगदान है, लेकिन फिर भी उनको अवांछनीय माना जाता है कि ये हमारे काम के नहीं, इनको फेंको यहाँ से बाहर। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कोविड का। देखा था कोविड में? कैसे कोविड के टाइम लॉकडाउन लगा और ऐसे हज़ारों श्रमिक, हमारे हज़ारों क्या लाखों श्रमिक कई जगहों दक्षिण भारत से पैदल पलायन करके, क्योंकि कोई सेवा तो उस समय थी नहीं, सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। वो बेचारे पलायन करने को मजबूर, क्योंकि उनका तो क्या था कि दिन में कमाया और शाम को खाया। दूसरे दिन काम नहीं मिला तो भूखे ही सो जाओ। अब कोविड में तो सब बंद हो गया, तो काम कहाँ मिलेगा उनको? घर पहले से छोड़ के आ चुके थे वो। तब मजबूर किया गया कि वो पलायन करके वापस अपने गाँव पहुँचे। गाँव वहाँ जहाँ पहले से अवसर तो कुछ थे नहीं, पर सोचा क्या पता घर तो पहुँचे एक बार। तो पलायन करके गए और ऐसे लाखों मजदूर गए, सरकार के पास में डेटा भी नहीं है इसका, और कई लोग बीच में ही मर गए। इन्हें आंतरिक प्रवासी भी कहते हैं, कि प्रवासी में भी फ़र्क है। कुशल प्रवासी होगा वो एक अलग बात है। उनका इज़्ज़त मान-सम्मान अलग होगा, और जितना गरीब प्रवासी अकुशल प्रवासी का नहीं होगा। एक उदाहरण है कि भाई आप करोड़पति हो और आप तमिलनाडु में जा रहे हो और वहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्लांट लगाना है, स्वागत करेंगे आपका? नहीं करेंगे। आपके पास पैसे, पहले से पैसे हैं, नेताओं से मिलोगे, करोगे, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे, सरकार का टेंडर दोगे, भर दिया, कर दिया काम, छोटा-मोटा विरोध होगा, संभाल लोगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं और वहाँ जाकर केवल मज़दूरी का काम करने वाले हैं, ग्रुप में साथ में 50 जने मिलके एक जगह रह रहे हैं, तो वहाँ पे विरोध होगा। मार-पिटाई भी होगी, झगड़े भी होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, आपको वापस भेजने के भी पूरे प्रयास होंगे। अगर आप में से किसी घर वाले दक्षिण भारत में कहीं पे रहते हैं या देश के किसी अन्य हिस्से में, तो ज़रूर एक बार ज़िंदगी में उन्होंने इस चीज़ को फेस किया होगा।
कि ये लोग यहाँ क्यों आए। जैसे मारवाड़ियों के साथ अक्सर होता है, दक्षिण भारत में ये अक्सर होता है मारवाड़ियों के साथ कि मारवाड़ियों ने आके यहाँ के रोजगार छीन लिए, संसाधन छीन लिए, व्यापार छीन लिए और एक आंदोलन चलता है कि इनको यहाँ से भगाओ। लेकिन मारवाड़ी वहाँ बहुत अच्छे पदों पे भी है और व्यापार में भी बहुत आगे है उनसे, तो इसलिए वो आ नहीं रहे। बाकी अगर मजदूर क्वालिटी में बिहार की तरह इस तरीके से होता मामला तो फिर उनको कब का भगा दिया होता। इस तरीके से मामला चलता है प्रवासियों के साथ। अब बताओ कि नागरिक तो वो भी है, नागरिक तो वहाँ रहने वाला व्यक्ति वो भी है, बस बेचारा वो प्रवासी है, अपने क्षेत्र से इस क्षेत्र में आया, तो उसकी क्या गलती वहाँ पे? तो यहाँ समान नागरिकता कहाँ मिली उसको? वहां जाके उसका तो विरोध हो रहा है काम करने के लिए, देश के अंदर ही विरोध हो रहा है, जबकि दोनों समान है। लोग खेमों में बट गए पूरे के पूरे। ये विरोध गलत है। इस तरीके का विरोध करना न्याय संगत नहीं है, लेकिन सरकार को दोनों की बात तो रखनी दोनों की पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक को अधिकार दे दी जाए, दूसरे को ना दी जाए। तो ऐसा मामला अक्सर चलता रहता है और कई बार देखा होगा कि राज्य की सरकारें जो है अपने यहाँ पे जब भी भर्तियां आती है तो उसमें अपने खुद के राज्य के लोगों के लिए आरक्षण लगती है उसमें। देखा आप लोगों ने? हरियाणा के अंदर किया हुआ है, राजस्थान में भी किया हुआ है कि भाई अगर हमारे यहाँ 40,000 शिक्षक बनेंगे तो 38,000 तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के ही होंगे, 2,000 पद हम मार के रखेंगे। कई बार 1,000 ही रखते हैं, कई बार वो भी नहीं रखते। कई बार प्लांट लगता है जैसे वहाँ पे, जैसे कि बीच में अभी इलेक्शन में मुद्दे भी उठे थे कि राजस्थान में जगह-जगह नए प्लांट्स लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा वहाँ पे। स्थानीय लोग विरोध में हैं कि हमें एक भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है आपके, बाहर के लोग आके यहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं सारे के सारे, तो स्थानीय लोग विरोध भी करते हैं, खूब करते हैं विरोध। हमारे यहाँ पे एक भादरेस में पावर प्लांट लगा हुआ, पता है आप लोगों को? जेएसडब्ल्यू का। वो जिंदल स्टील वर्क के पावर प्लांट के आस-पास के जितने भी गाँव थे, जब वो नया-नया लगा था, सारे विरोध करते थे कि हमारे लोगों को लगाओ, हमारे लोगों को लगाओ। लेकिन उन्होंने यही कहा अगर आपके लोगों के पास में उतनी डिग्री है, उतना स्किल है, तो लगाने को हम तैयार हैं। तो उतना तो है नहीं मामला, तो चौकीदार लगाओ। जितनी डिग्री थी उतना चौकीदार लगा दिया, मजदूरी पे लगवा दिया। इन्हीं कामों में छोटी-मोटी दुकानें खोलने के लिए परमिशन दे दी, तो उन लोगों को काम मिल गया, स्थानीय लोगों को। लेकिन बाहर से आने वाले लोग सारे बड़े-बड़े पदों पे, तो अपने आप टकराव हो जाता है। इसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। और एक और प्रवास होता है जिसे कहते हैं हम आपके बाह्य प्रवास। बाह्य प्रवासी कौन होता है? जो देश छोड़ के जा रहा है, भारत से दूसरे देश में बेहतर स्थितियों की तलाश में जा रहा है, यूरोप जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, उसको लगता है कि मैं वहां जाके काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, वहां भी विरोध होते हैं। देख लो, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ कौन है? भारतीय व्यक्ति है। ऐसे खूब बड़े बड़े भारतीय व्यक्ति है जो बड़े बड़े पदों पर उन कंपनियों में लगे हुए हैं या खुद की कंपनी चला रहे हैं वहां पर। अब सीधी सी बात है, वहां के जो गोरे लोग हैं उनको खुन्नस तो होगी कि भाई हम यहाँ के हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये भारत से आके यहाँ करोड़ों रुपए कमा के बैठा है। तो वहां पे भी विरोध होते हैं, बाकायदा विरोध होते हैं, भारतीयों के साथ भी होते हैं और दुनिया के अन्य देश के जो लोग हैं उनके साथ में भी विरोध होते हैं वहां पर। तो वहां समान नागरिकता वाले कॉन्सेप्ट कहाँ जाते हैं तब, जब आपके इस तरीके से विरोध होते हैं। तो ये दूसरा वो ग्रुप है जो संपूर्ण और समान अधिकार होते हुए भी कहीं पे इनको वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं। एक ये तीसरा ये हो गया, दूसरा प्रवासी। प्रवासियों के अलावा एक और आता है, कौन? यहीं भी इसको लिख रहा हूं, सी, शहरी गरीब। सॉरी, डी पॉइंट, शहरी गरीब। शहरी गरीब का मतलब अर्बन पॉवर्टी या अर्बन पुअर। शहरी गरीब देखे हैं आप लोगों ने कभी? शहर में रहने वाले गरीब, झुग्गी झोपड़ियां देखी है? आप में से कोई बड़े शहरों में गए, जयपुर, दिल्ली, मुंबई कभी गए हो? वहां पे आप लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां देखी होंगी बहुत सारी। एक झुग्गी झोपड़ी 5 या 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई लाखों लोग उसमें रहते हैं। ये जितना हमारा हॉल है इसमें कम से कम 15 परिवार रहते हैं। इस तरीके की झुग्गी झोपड़ियां होती है, बहुत गंदगी फैली हुई होती है, शौचालय होते नहीं है, जल की आपूर्ति होती नहीं है, बुरी परिस्थिति में है वो भारत के नागरिक सारे के सारे। नहीं है क्या वो? हमारे ही देश के नागरिक है, रह रहे वो वहां पे, काम करते हैं छोटा मोटा, लेकिन बात वही है कि समान अधिकार उनके पास में नहीं है, संपूर्ण अधिकार उनको मिल नहीं रहे, मूलभूत सुविधाएं उनको मिल नहीं रही है। ऐसे खूब लोग देखने को मिल जाएंगे, इन्हें शहरी गरीब कहते हैं। जीवन यापन जैसे तैसे अपना करते हैं ये, लेकिन समस्या ये है कि दूसरे लोगों से नफरत भी झेलते हैं, चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया जाए लोग, लेकिन ये लोग जाए तो जाए कहाँ? या तो इनकी गरीबी को खत्म करो, सुरक्षा दो, आवास दो, नहीं तो फिर इनको इस तरीके से ताने मार के भगाओ मत, क्योंकि है तो ये भी नागरिक है आपके देश के। तो संपूर्ण और समान सदस्यता की चुनौती है ये, जो राष्ट्र इस पे काम कर रहा है। इसके अलावा एक और आते हैं, इन्हें हम कहते हैं आपके आदिवासी। सुना है कभी आदिवासी? इतनी छोटी होगी, आदिवासी। आदिवासी हो गए, या फिर इसको कह सकते हो आप वनवासी। वनों की कटाइयां लगातार चल रही है, कभी हम हाईवे के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए वन की कटाई कर रहे हैं, कभी डैम बनाने के लिए हम आपके वनों की कटाई कर रहे हैं, कभी खनन करने के लिए वन साफ कर रहे हैं हम, खूब सारा खनन कर भी रहे हैं हम, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं
जो आदिवासी लोग हैं, जिनकी आजीविका जीविका सब उन वनों पे चलती है, वो नष्ट हो रही है। उनके स्थान छीन रहे हैं हम सारे के सारे। है तो ये भी नागरिक, तो इनकी आजीविका क्यों नष्ट कर रहे हैं हम? ये भी एक बड़ी चुनौती है कि क्या सम्मान और संपूर्ण सदस्यता इन लोगों के पास में है? तो नहीं है। झारखंड के क्षेत्र देख लो आप, लगभग माइनिंग का सबसे बड़ा अगर कोई सेक्टर है, तो वो झारखंड है। झारखंड में खूब कोयले की माइनिंग होती है, इसके अलावा आपके कई सारे धातु होते हैं, उनकी माइनिंग या खनन होती है। इन खनन को वहाँ से लोग ले जाके करोड़ों रुपए उनसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर झारखंड के स्थानीय लोगों को अगर आप देखोगे, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी जो वहाँ पे रहते करते हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई समय के साथ। एक तो शिक्षा थी नहीं उनके पास, कंपनी आई जो उन्होंने क्या किया, उनका वन का क्षेत्र पूरा छीन लिया। वन के क्षेत्रों से वो लकड़ियाँ काट के, कुछ चीज़ें इकट्ठा करके उससे अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वो भी खत्म हो गया पूरा का पूरा इन आदिवासियों का। अब ये आदिवासी पलायन करने को भी मजबूर हो गए, जहाँ नए क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ इनका विरोध हो रहा है। आपके घर के आस-पास अगर झारखंड से बहुत सारे आदिवासी लेकर आ जाए, तो आप क्या उनका स्वागत करोगे? करोगे क्या? नहीं करोगे, कोई नहीं करता। तो जाए कहाँ फिर ये लोग? तो एक तरफ आप कह रहे हो संपूर्ण समान सदस्यता, नागरिकता, एक तरफ आप इनके साथ ये काम कर रहे हो, तो नागरिकता कहाँ हुई समान? सही बात है, गलत बात है? तो यहाँ पे ये कुछ वर्ग है जिनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या चुनौतियाँ हैं हम, ये हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। नोट कर लो इस दोनों पॉइंट को, फिर आते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट के ऊपर। अब देखिए तीसरा बिंदु हमारा क्या कहता है। जब हम ये पढ़ लेंगे कि नागरिकता होती क्या है, समान और संपूर्ण अधिकार जिसे हम नागरिकता कहते हैं, उसमें चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? किन-किन लोगों के लिए वो चुनौती बनी हुई है? राज्यों के लिए भी बनी हुई है, हमारे लिए भी बनी हुई है, सबके लिए। तो हम एक थोड़ा-सा परिप्रेक्ष्य देख लेंगे कुछ चीज़ों का, जिसमें आएगा हमारा तीसरा बिंदु, जिसका नाम है नागरिक। क्या हुआ? नागरिक और राष्ट्र। नागरिक और राष्ट्र। हम लोकतांत्रिक राष्ट्रों से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये बताओ पहले तो? एक लोकतांत्रिक जो राष्ट्र होता है या राज्य होता है, इससे हमारी क्या अपेक्षा होती है? सबसे बड़ी अपेक्षा यही होती है कि वो राज्य कैसा हो? समावेशी, सभी को एक साथ लेके चलता हो। जो आ रहा है उसका वेलकम करे, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता का राज है, उसका वेलकम करें, उसको साथ लेकर चलें। लगभग दुनिया के जितने भी देश हैं, सबके संविधान में ये बात लिखी हुई भी है, सभी देशों में, कि हम लोकतांत्रिक हैं, हम लोगों को साथ लेके चलते हैं, समावेशी है, विकास करना, बेहतर जीवन देना, ये सब हमारे मूलभूत सिद्धांत है जिस पे हम काम करते हैं। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? तो हम कुछ देशों के उदाहरण देखते हैं। किन-किन देशों के उदाहरण इसमें देखने वाले हैं? तो एक तो हम उदाहरण देखने वाले हैं, देश जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें भी यही लिखा हुआ है, इनके संविधान में भी, आए बाहर से उनको वेलकम है, ये है, सारी चीज़ें। लेकिन मेक्सिको में दीवारें बना रखी है, कनाडा के उत्तरी भाग में भी दीवारें बना रखी है। सीधे तौर पे आप इसकी नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हो, चाहते भी नहीं है बाहर के लोगों को इस तरीके से नागरिकता प्रदान करें हम। ऐसी चीज़ें बाह्य जो प्रवासी होते हैं, उनके साथ में ये होता है। शिक्षा के लिए जा रहे हैं, भले 4-5 साल आप पढ़ लो, ज़रूरी नहीं आप वहाँ काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो आप वहाँ वोट भी दे सकते हो। बहुत सी चीज़ें अधिकार लेने में बहुत समय लग जाता है। एक और देश है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस लगभग ऐसा देश है कि दुनिया के पूरे किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको अपने देश के अंदर आने देगा, और लगभग सदस्यता भी धीरे-धीरे दे देता है। धर्मनिरपेक्ष भी अपने आप को मानता है, लेकिन उसमें भी कई सारी चुनौतियाँ इसके अंदर है, वो थोड़ा बहुत हम इसके अंदर वो देख लेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं, जैसे इज़राइल, कि हम लोकतांत्रिक हैं। एक देश आ गया जैसे जिसका नाम है जर्मनी, लोकतांत्रिक है, लेकिन सही बात है कि धर्म के नाम पे ही केवल और केवल नागरिकता देंगे। अगर आपका धर्म इनके धर्म से मैच होता है तो ही नागरिकता मिलेगी, अन्यथा आपको यहाँ की नागरिकताएँ नहीं मिलेगी। जर्मनी अब कुछ-कुछ मामलों में ठीक हो गया है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ मामला ये ऐसा ही चलता था। मध्य पूर्व तो पूरा का पूरा देख लो आप, सऊदी, फिर आपके ये यूएई, फिर ओमान, यमन, सीरिया, ये सारे के सारे एक ही बात पे हैं कि धर्म आपका हमारे से मैच करता है, तो नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली है। अगर वहाँ पे कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति रहता भी है, कई हज़ारों सालों से अगर वो रह भी रहे हैं, लेकिन उनका बाहुल्य नहीं है, बहुत कम है, तो उनको उतने अधिकार नहीं मिले हुए हैं, जितने उस धर्म के लोगों को अधिकार वहाँ पर मिले हुए हैं। तो वहाँ असमानताएँ देखने को मिल जाती है। इज़राइल, जर्मनी के बाद में हम बात कर लेंगे हमारे प्यारे भारत की, भारत और नागरिकता।
सीधी सी बात है, भारत बहुत समावेशी देश है। शरणार्थी कई जगह जगह से आए जिनको हमने शरण भी दी है। दलाई लामा आए थे, याद है 1959 में तिब्बत से, जब तिब्बत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था, तब वो आए, उनको भी शरण दी है। बांग्लादेश से भी कई लोग आए, उनको भी शरण दी है। पाकिस्तान से भी कई लोग आए पलायन कर, उनको भी शरण दी हुई है, सब है। और नागरिकता की हम बात करें तो हमारे संविधान के कौन से भाग में दिया हुआ है नागरिकता के बारे में? संविधान का कौन सा भाग लिखवाया हुआ है मैंने? संविधान के कौन से भाग में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है? पहला भाग क्या था संविधान का? संघ और संघ क्षेत्र। दूसरा भाग क्या था? नागरिकता। तीसरा भाग क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से पहले दूसरा भाग में नागरिकता दी हुई है, अनुच्छेद 5 से लेके 11। याद आ रहा है या नहीं? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 किसके बारे में बात करते हैं? नागरिकता के बारे में। इतना ही लिखना है खाली, ज्यादा है नहीं, 2-4 चीजें इसमें लिखनी है। भारत ने पूरी कोशिश की है कि सबको समान नागरिकता देने की, लेकिन इसमें छोटी मोटी चुनौतियां हैं, वो इसमें हम देख लेंगे। ये तीसरा बिंदु हमारा। चौथा जो बिंदु हमारा, उसे हम कहते हैं आपके, एक शब्द आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, सार्वभौमिक या विश्व नागरिकता। कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पूरे विश्व की नागरिकता दे दी जाए, सार्वभौमिक नागरिकता दे दी जाए, तो वो विश्व के किसी भी कोने में जाके रह सकता है, कार्य कर सकता है, अपने आर्थिक हित पूरे कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर सरकारें आपस में एक दूसरे के साथ में सहयोग करें तो हो सकता है, कर भी सकते हैं। अब उसके अपने चुनौतियां अपनी होंगी, उसकी समस्याएं अलग होंगी अपनी, लेकिन ऐसा शायद कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो विश्व है ये आपस में काफी जुड़ा हुआ है। अमेरिका में क्या घटना हो रही है हमें फट पता चल जाती है, हमारे यहाँ देश में क्या हुआ सबको पता चल जाता है। अब कल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, लगभग विश्व की कोई ऐसा न्यूज मीडिया या चैनल नहीं है जिसमें कल राम मंदिर की न्यूज नहीं थी। सारी चीजें पता है। वहां रहने वाले लोग हमसे कनेक्टेड फील करते हैं, हम उनके साथ में कनेक्टेड फील करते हैं। और आज का तो सिस्टम ऐसा हो गया, सरकारें अपने अपने स्तर पे दूसरे देश में हमारे हित की सरकार बन रही है तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं, भले सीधे तौर पे हम वोट नहीं दे रहे हैं, पर हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो अगर लोग इतना जुड़े हुए एक दूसरे से कार्य के मामले में, राजनीति के मामले में, तो इस तरीके की नागरिकता देने में क्या दिक्कत है? चल रहा है मामला, इसकी परिभाषा ही खाली है अपने पाठ के अंदर, छोटी सी परिभाषा लिख देंगे और 5वां पॉइंट हमारा अंत आ जाएगा, और उसमें है इस पूरे पाठ का निष्कर्ष।